जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 90 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। यानी कि स्थिर परितंत्र क्या हुआ कि परिस्थितिकी तंत्र, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि स्थिर है, मतलब स्थिर परितंत्र वहां पर जो है ना आपको सब कुछ में मौजूद है। ठीक ना। अब देखिए महासागर, महासागर में देखिए सब कुछ मौजूद है। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं हम, स्थिर परितंत्र कहते हैं। ठीक, तो किस ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महासागर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि महासागरों में मौजूद जो शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो महासागर में जो शैवाल मौजूद होता है, विशाल मात्रा में जो शैवाल होता है, वो किस चीज़ का निर्माण करता है। देखिए ये जो है आपको मीथेन का निर्माण करता है। ठीक ना। अब देखिए मीथेन देखिए कहाँ कहाँ से बनता है। देखिए सबसे देखिए मीथेन कहाँ से बनेगा। ये देखिए जब जानवर जुगाली करता है तो उससे भी बनता है मीथेन। धान के खेत में मीथेन बनता है। ठीक ना, ये सब चीज़ से मीथेन बनता है। और अभी देखिए कि समुद्र में जो शैवाल होता है उससे भी मीथेन बनता है। ठीक ना, तो किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक क्या है। यानी कि लाल है वो उत्तक, ठीक, और वो संवहनीय उत्तक है। ठीक है, संवहनीय संयोजी उत्तक है और लाल है। तो लाल है कौन से, तो रुधिर हो जाएगा, यानी कि रक्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रुधिर। ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा, यानी बाहरी हिस्सा है। ठीक ना, तो मानव त्वचा का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि सबसे बाहरी हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जो किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एपिडर्मिस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। देखिए पौधों में जो होता है फ्लोएम, ये जो है ना आपको खादों का प्रवाह करता है। ठीक ना, और देखिए एक होता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, आपकी जड़ से जो है ना आपको, जड़ से ये खनिज लवण और जल को जो है ना ले जाकर के पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक ना, और पत्ती क्या करता है, जब भोजन बनाता है तो इसको जो है ना फ्लोएम पूरे पौधा का जो है ना पूरा भाग में ये पहुंचाता है। यानी क्या करता है, खादों का प्रवाह करता है फ्लोएम। तो किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खादों का प्रवाह करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करेगी। देखिए जब हम जलाते हैं तो वो कौन सा धातु है जो कि पीला रंग प्रदर्शित होगा। देखिए जब हम सोडियम को जलाएंगे तो ये कैसा रंग प्रदर्शित करेगा, तो ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोडियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। कौन सा ऐसा है जो कि टूथपेस्ट में नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है आपको फ्लोराइड। ठीक है, हाँ फ्लोराइड तो पाया जाता है टूथपेस्ट में। देखिए टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड पाया जाता है वो क्या काम करता है, ये देखिए आपको दांत जो होता है, दांत ये चटकने से इसको बचाता है। ठीक नहीं, क्या करता है आपको दांत को चटकने से बचाता है। ठीक, देखिए सी नंबर दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना आपको दांत को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, दांत को ये क्या करेगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा। अब देखिए डी में है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक ना, देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये आपको दांत में जो है जीवाणु रहित कर बनाता है। ठीक नहीं, दांत में जो है ना आपको जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक, ये क्या करता है, आपको जीवाणु को नष्ट कर देता है। यानी कि ये तीनों पाया जाता है टूथपेस्ट में, लेकिन जो आपको सोडियम कार्बोनेट ये नहीं पाया जाता है। देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। देखिए क्षारीय धातु जितना भी है, यानी कि फर्स्ट ए का तत्व जितना भी है, फर्स्ट ए यानी फर्स्ट एक का तत्व जो भी है सारा को जो है ना आपको केरोसिन तेल में रखा जाए। देखिए फर्स्ट टाइम कौन सा तत्व है, देखिए हलीना, यानी कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम करो रब से फरियाद। यानी क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया। इस सारा को क्या करते हैं आप, इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, जितने भी क्षारीय धातु है उस सारे को केरोसिन में रखते हैं। देखिए किस ऑप्शन देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पोटेशियम और सोडियम। देखिए दोनों क्षारीय धातु, यहाँ देखिए पोटेशियम यहाँ है और सोडियम यहाँ है। ठीक नहीं, दोनों क्या है, क्षारीय धातु है। तो इसे हम कहाँ केरोसिन में रखेंगे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है, ठीक ना, इसका उपयोग इनमें से क्या है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपको, ये होता है आपको Na2CO3। ठीक, क्या होता है आपको Na2CO3। ठीक, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो इसका प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करते हैं, वहाँ देखिए बोरेक्स को बनाने में से इसका प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपको Na2
B4 और O7 होता है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए बी में दिया हुआ है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है, सही है। Na2CO3 जो यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है, ये भी सही है। सी है कि कांच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग होता है। कांच का उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, साबुन उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है और कागज उद्योग में इसका प्रयोग होता है। मतलब क्या हुआ कि A B C यानी कि तीनों सही। देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ABC। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए सोडियम सल्फेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको Na2SO4। ठीक, Na2SO4 क्या आपको सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ Na2SO4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। देखिए जल में किसको डुबा कर रखते हैं, हम सोडियम को रखते हैं आपको किरोसिन में। देखिए सोडियम को आप कहाँ पर रखते हैं, तो किरोसिन में रखते हैं। ठीक ना, तो ये किस लिए रखते हैं आपको किरोसिन में, देखिए जो जल से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि खुली वायु से अभिक्रिया करता है, ये क्या करता है आपको आग बना लेता है। यानी क्या हुआ कि इसे हम ठंडी जल में भी रखेंगे तो ये आग बना लेगा, यानी कि तीव्रता से अभिक्रिया कर लेगा, तो कोई क्या हो जाएगा आपको सोडियम हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या। देखिए जिप्सम जो होता है इसका रासायनिक सूत्र आपको CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक, 2H2O किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है CaSO4 × 2H2। ठीक, अगर आपसे पूछेगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपको CaSO4 × ½ H2O। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। यानी कि मुक्त तत्व के रूप में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि मुक्त तत्व के रूप में पाया कौन जाएगा। देखिए जो किसी से जो है ना अभिक्रिया नहीं करेगा। देखिए जो तत्व जो है आपको किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, या तो ये कम अभिक्रियाशील होगा, यानी कि कम अभिक्रियाशील होगा, या ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, ये क्या जाएगा आपको मुक्त रूप से पाया जाएगा। देखिए यहाँ कॉपर है, Ag है और Au है, ये तीनों क्या है आपको कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, लेकिन यह जो Ca है ये क्या आपको ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यही जो है ना आपको नहीं पाया जाएगा मुक्त रूप से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी बनाता है। ठीक ना, देखिए स्टेनलेस स्टील को जो है ना आपको जंगरोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम आपको क्या करता है, ये आपको जंगरोधी बनाता है। ठीक, ये जंगरोधी बना दिया। ठीक, अगर पूछेगा कि जन स्टील को कठोर किस चीज़ से बनाया जाता है, देखिए कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन को मिलाया जाता है। ठीक, तो इसकी ऑप्शन में दिया हुआ हमसे पूछा क्या है कि कारणवश जंगरोधी बनाएंगे तो क्रोमियम को मिलाएंगे, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। देखिए कोई भी चीज़ है, ठीक, जैसे जल है इसमें भरा हुआ है, इसमें देखिए कोई भी चीज़ तैर रहा है, नहीं तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका घनत्व जो है ना आपको पानी के घनत्व से जो है ना आपको कम है, यानी कि पानी घनत्व से कम है, तो ये तैर रहा है। जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पर डूबा हुआ है, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा आपको, ये जो पानी इसमें भरा हुआ है इस पानी के घनत्व से क्या है, इसका घनत्व अधिक है, यानी कि जो जिसका घनत्व अधिक होता है ना वो डूब जाता है, जिसका घनत्व कम होता है ये ऊपर में तैरते रहता है। देखिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है क्वार्क। देखिए क्वार्क जो होता है ये पानी में आपको तैरते ही रहता है, इसका मतलब क्या, इसका घनत्व कम है। बी है बर्फ। बर्फ भी जो है आपको पानी में तैरते रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ का भी घनत्व क्या है, पानी से कम है। और थर्मोकोल जो होता है ये भी पानी में आपको तैरते ही रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका घनत्व पानी से कम होगा। लेकिन जो लोहा का कील है इसे जैसे हम पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, नीचे डूब जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा आपका अधिक हो गया पानी से। तो ये हमसे पूछ रहा है कि घनत्व जो है जल से घनत्व से अधिक होगा, तो जल से इस समय कौन है जो कि लोहा का कील है जो कि डूब जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका घनत्व जो है ना आपको जल के घनत्व से अधिक हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। देखिए कोई भी कण है, ठीक है, जैसे देखिए ठोस का कण है, द्रव का कण है और गैस का कण है, ये तीनों का कण जो होता है ये अपने आप में गतिशील रहता है। ठीक ना, लेकिन गतिशील रहता है तो कौन सबसे ज़्यादा गतिशील रहता है, इसका क्रम देखिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना आपको गैस का कण गतिशील रहता है, ठीक ना, उससे कम गतिशील रहता है द्रव का कण और सबसे कम गतिशील रहता है आपको ठोस का कण। ठीक ना, देखिए किस ऑप्शन में मतलब क्या हमसे पूछा क्या है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा किस कण का होगा। देखिए गैस का जो कण होगा वो सब अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब वो ज़्यादा गतिशील होगा। ठीक ना, तो किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गैस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया। देखिए आर्द्रता मापी जो होता है इसे ही हम कहते हैं आपको हाइग्रोमीटर। ठीक है ना, हाइग्रोमीटर इसे कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं आप, हाइग्रोमीटर। ठीक, तो हाइग्रोमीटर आपको क्या मापता है, ये मापता है आपको अपेक्षिक आर्द्रता। लेकिन आपसे पूछेगा कि हाइड्रोमीटर क्या मापेगा,
तो ये हाइड्रोमीटर जो है ना आपको द्रवों की अपेक्षिक घनत्व मापता है, यानी कि अपेक्षिक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर, ठीक ना। तो ये हमसे क्या पूछा कि आर्द्रता मापी, यानी कि आर्द्रता को माप रहा है, यानी कि हाइग्रोमीटर है, ये क्या मापेगा, तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक ना। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है W/Q बराबर जे, देखिए यही सही है, ठीक ना। यहाँ देखिए आप जे क्या है कि यहाँ पर जो जे है ये आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये क्या है आपको, तो ये आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक ना, रासायनिक तुल्यांक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, देखिए किसके बराबर, देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और केल्विन में पूछेगा तो आपको 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, 273 डिग्री केल्विन के। और रोमन में पूछेगा तो ये आपको 0 डिग्री रोमन के बराबर होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री केल्विन, और रोमन में 0 डिग्री रोमन के बराबर होता है, ठीक ना। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो ये आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है, फ़ारेनहाइट में किससे बराबर होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, जो कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। देखिए जल के जब हम गर्म करेंगे तो आयतन और तापमान का ग्राफ को हम देखते हैं कैसा होगा। देखिए यहाँ पर आप आयतन को लिखेंगे, इस ऊपर वाला पे वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे, आपको आयतन को लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पर किसको लिखेंगे, तापमान को लिखेंगे, ठीक। यहाँ आपको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आगे देखिए 1 2 3 4 तक, ऐसे बीच में 4 है या 5 है, ठीक, ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक। आप देखिए इसका देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ जो आपको 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर क्या हो गया, आपको आयतन न्यूनतम होगा। देखिए सबसे पहले क्या आयतन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक ना। सबसे देखिए इसको जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं 3 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ आयतन ज़्यादा है, इसको टेम्परेचर देंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते ये 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, आयतन इसका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक ना। पुनः उसके बाद आयतन इसका क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होगा कि 0 से हम 10 पर जा रहे हैं, कि 0 यहाँ पर है, ठीक, 0 यहाँ टेम्परेचर है, इससे हम 10 पर जाने की 0 0 सबसे पहले 4 पर जाएंगे, तो 4 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, आपको न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। आयतन क्या हो जाएगा, आपको न्यूनतम हो जाएगा, और उससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आयतन क्या हो रहा है, आपको कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते तो क्या उसके बाद बढ़ जाएगा, ठीक ना। ये क्या होगा, इसकी ऑप्शन दिया तो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पहले कम होता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।